वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज इंग्लिश क्लासेस। स्टडी मतलब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल का पार्ट थर्ड। आर्टिकल पार्ट थर्ड में हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आर्टिकल के पार्ट थर्ड पर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल का और वन बाय वन रूल की तरफ। जैसे पहला रूल है हमारा, आर्टिकल का जो यूज है वो दा क्या कहना चाहता है आपसे। देखिए जो बेसिक रूल है आर्टिकल दा का, उसका मतलब होता है डेफिनिटी। डेफिनिटी का मतलब होता है पहचान। अगर आपको किसी सेंटेंस में नाउन की पहचान होती है तो वहां पर आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला रूल है कौन सा, द थिंग, और द पर्सन, मतलब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को यू नो अबाउट। द थिंग या द पर्सन यू नो अबाउट। अगर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं तो वहां पर आपको क्या लगाना होगा, आर्टिकल द का यूज करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है सेंटेंस, चूंकि हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कॉमन एरर फाइंड आउट करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं भी आपसे करवाऊंगा और आपको यहाँ पर एकेडमिक वाला भी एक मेथड जरूर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, आई हैव bought the pen. I have bought the pen. दूसरा है, I have bought a pen. इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट, नो एरर। ठीक है, तो अब आपको बताना यह है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सेंटेंस गलत है। तो रूल कौन सा है हमारा, द थिंग या पर्सन यू नो अबाउट। ऐसी चीज या ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानते हैं वो नाउन होगा और उसको आपने अगर यूज करना है तो सेंटेंस में उसके पहले आर्टिकल यूजिंग हो तो आपने दा लगाना है। जैसे आई हैव बॉट द पेन, मैंने एक पेन खरीदा, यहां दा लगा हुआ है। और दूसरा है आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, यहाँ आ लगा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि ये दोनों सेंटेंस सही हैं या ये दोनों गलत हैं, या एक सही है या गलत है, या ये सही है या ये गलत है। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है, आप लोग भी साथ साथ करें। आई हैव बॉट द पेन, यहां पर ये पेन जो है इसको खरीदा गया है आई ने, मतलब आई ने ये पेन खरीदा है। खरीदने से पहले ये पेन के बारे में ये व्यक्ति इसको नहीं जानता था। आई इस पेन को नहीं जानता, मतलब मैं इस पेन के बारे में नहीं जानता था, है ना, तो अनजान था। और जब कोई चीज अनजान होती है तो आर्टिकल दा नहीं लगाते, क्योंकि लिखा हुआ है जिसके बारे में आप जानते हैं, नो करते हैं, जानते हैं, तो इसके बारे में तो जानते नहीं थे, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि ये तो इंडेफिनिट बना, है ना। नीचे आइए, लिखा हुआ है आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो ये आ पेन मतलब मैंने खरीदा, आइडेंटिफाइड नहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस हो गया हमारा नो एरर, कोई गलती। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे अगले रूल की तरफ। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ।
दूसरा रूल है कि अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी क्लास पहले दा लगाने से पूरी जात क्लास का बोध होता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब अगर आपका कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले आपने दा लगाया है तो वो पूरी क्लास हो जाएगी। मतलब अगर सेंटेंस में कोई नाउन पूरी क्लास बनकर आया हो, जात बनकर आया हो, पूरा समुदाय बनकर आया हो, तो वहां पर आर्टिकल दा लगना आपको चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस A dog is a very faithful animal. A dog is a very faithful animal. तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये नो एरर चौथा पार्ट। अ डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, मीनिंग आ रहा है जो डॉग है वो बहुत वफादार जानवर होता है। ठीक है, अगर यहाँ ए रखते हैं आप या एन रखते हैं तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है आप उस नाउन्स को जानते नहीं हैं। अगर आप आ लगाने का मतलब हो गया कि आप जानते नहीं हैं। अगर आप जानते नहीं हैं तो फिर यहाँ ये लाइन नहीं कह सकते कि ये फेथफुल एनिमल है। जिस व्यक्ति या वस्तु को, जानवर को जब जानते ही नहीं है तो उसकी हम आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते कि वो जब वफादार है कि बेवफा है या काटता है या नहीं काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल इससे नाउन से मैच नहीं हो रहा है इस लाइन को कहने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस में गलती पकड़ में आ गई है कि ये गलत है पार्ट, पहला पार्ट गलत है ना। और यहाँ आ की जगह क्या होना चाहिए था, दा होना चाहिए था। दा लगा देंगे तो ये एक कुत्ता नहीं होगा, एक डॉग नहीं होगा, पूरे डॉग, जितना दुनिया भर के डॉग है उन सभी के बारे में बात हो जाएगी। ओके दोस्तों, बात समझ आई? आइए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। समझ में आ गया? थर्ड रूल आपसे कहता है कि दर और माप बताने के लिए भी आपको आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। दर या माप बताने के लिए, दर या माप बताने के लिए भी आपको आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। याद रखेंगे हम लोग आर्टिकल द पढ़ रहे हैं। ठीक है, दर या माप बताने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द ऑयल इज सोल्ड बाय अ लीटर, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा नो एरर। अब आपको बताना है कि यहां पर गलती क्या है। द ऑयल इज सोल्ड, तेल बेचा जाता है, लीटर में बेचा जाता है। तो यहां पर आपको पकड़ना है कि दर वाला जो वैल्यू है वो कहां पर आ रहा है। आप देख पा रहे हो यहां पर आ रहा है कि लीटर में बेचना है ना। अब आपको यहां से समझ में आ गया कि यहां पर बेचने की और खरीदने की बात हो रही है या जो भी हो रही, तो यहां पर आपको आर्टिकल दा लगाना चाहिए। तो इसलिए पार्ट कौन सा गलत हुआ, ये थर्ड पार्ट गलत हुआ। ए की जगह कौन सा होगा, दा होगा। ठीक है दोस्तों, याद है ना, भूले तो नहीं।
कि ये पार्ट का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा का मतलब 4 बबल होते हैं। एसएससी या आपके एकेडमिक में भी ऐसे ही आता है। जिस पार्ट को आपको आप में गलती लग रही हो, आप उसी पार्ट को क्या कर देंगे, आपको उस बबल को भर देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं फोर्थ की तरफ। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़ें तो आपको एक चीज समझनी होगी, यहाँ पर भी दा लगा हुआ था, ये प्रूफ कैसे हुआ। देखिए, आपने यहाँ पर दा लगाया हुआ है तो ये दा सही है, यहाँ पर आ लगाया हुआ है, यहाँ आपकी जगह दा हो जाएगा। तो मीनिंग सेंटेंस बना, तो ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। तो ये कैसे सही हो गया, ये इसलिए सही हो गया क्योंकि आप ऑयल की ही बात कर रहे हैं। अगर ऑयल, आपको कैसे पता यहाँ राइस नहीं है या कुछ और नहीं है, आप जानते हैं ना, आइडेंटिफाइड है, इस वजह से यहाँ पर आपने द यूज किया। समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला रूल आपसे देखिए क्या कहता है। अगला रूल कहता है आपसे कि अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ द सीख रहे हैं, मिट गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। नंबर 4th रूल, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेंटेंस में आया है तो आपने क्या करना होगा, आर्टिकल द लगाना होगा, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। जैसे ही प्लेज अ गिटार, ही प्लेज अ गिटार। अब आपको बताना है सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है। ही प्लेज अ गिटार, वो चलाता है गिटार को, सेंटेंस सही या गलत। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपसे कहा गया है कि आप दा का यूज करेंगे। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, यहाँ है, ये गिटार लिखा हुआ है और गिटार के पहले क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। इस वजह से ये रूल गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से 5th रूल की तरफ। 5वां रूल आपसे ये कहता है कि आपको जो व्यक्ति या डेजिग्नेशंस होते हैं उनके पद, मतलब जो व्यक्ति होता है उसका अगर कोई पद है तो उसके पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना चाहिए, करना ही होगा। मतलब जैसे 5th, पद के नाम के पहले, पद के नाम के पहले अगर किसी व्यक्ति का पद है तो भी आपको क्या करना होगा, आर्टिकल द का यूज करना होगा। डेजिग्नेशन आया है तो आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, will inspect the city tomorrow. DM will inspect the city tomorrow. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब क्या करेंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे, जांच करेंगे शहर की कल डीएम साहब जो हैं वो शहर की जांच करेंगे। तो आपको अब इसमें बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, या तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पर गलत है। आइए दोस्तों बताते हैं कौन सा पार्ट गलत है। रूल क्या, पहले रूल देख लें और फिर मैच करें, इंप्लीमेंट करना सीखें रूल से और सेंटेंस को। रूल कहता है
पद के नाम के पहले। यहाँ पद का नाम कहाँ है, डेजिग्नेशन किसी क्या है, ये है डेजिग्नेशन किसी व्यक्ति का, डीएम होना, एसपी होना, पुलिस होना, ये सब क्या उसका डेजिग्नेशन होता है। तो ये अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको उसके पहले क्या लगाना होगा, दा लगाना। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, गलत है। कौन सा पार्ट गलत है, ये वाला गलत है, तो हम इसको ऐसे टिक कर देंगे, ये रॉन्ग है। और यहाँ पर क्या करना होगा आपको, दा का यूज करना होगा। तो यहाँ हो गया दा डीएम होना चाहिए। समझ आया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 6 की तरफ। आइए, रूल नंबर 6 क्या कहता है, जरा ध्यान से सीखेंगे। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर आप जो है सी नाउन बनाते हैं, मतलब आप काउंटेबल कंडीशन में नाउन में उसको लाते हैं, तो आपने फिर वहां पर आर्टिकल दा का यूज करना होगा, ठीक है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कंडीशन को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ ले जाते हैं, तब भी आपको क्या करना होता है, आर्टिकल दा का यूज करना होता है। जैसे सेंटेंस है, पहले रूल देख लीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होने पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होने पर आने, मतलब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है कोई, उसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन आ रही है, तब भी आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, टीचर comes in him when the principal becomes की जगह इज लिख लेते हैं, इज एब्सेंट। टीचर कम्स इन हिम व्हेन डैश प्रिंसिपल इज एब्सेंट। तो ये कुछ अलग टाइप का सेंटेंस हमने दिया है आपको। अब आपको बताना होगा कि पहली चीज तो बताना होगा कि ये सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है। इसको छोड़ दीजिएगा, अभी यहाँ पर भी कोई आर्टिकल भरा जाएगा, इसकी जगह पर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को आपको बताना है सेंटेंस सही है या गलत है। तो पहले रूल देख लीजिए क्या कहता है। रूल कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आने पर आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन ला रहा है, देखते हैं जरा। टीचर कम्स इन हिम, मतलब टीचर आ जाता है उसके अंदर, एक अध्यापक आ जाता है। कब आ जाता है? व्हेन, जब। प्रिंसिपल इज एब्सेंट, जब प्रिंसिपल साहब एब्सेंट होते हैं, जब प्रधानाचार्य जी एब्सेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसके अंदर जो है एक टीचर आ जाता है। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जैसे ही मौका लगता है अपने प्रिंसिपल की एब्सेंसी में, तो वो पढ़ाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ वो वास्तव में टीचर नहीं है, लेकिन वो एक स्टूडेंट है, उसके अंदर का जो टीचिंग है, स्किल है, वो बाहर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन कहते हैं। और ऐसे नाउन के साथ आने पर आप वहाँ पर दा का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपका आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस, मतलब पूरे सेंटेंस में एक जगह हमने और ब्लैंक बनाया हुआ है। अब आपको ऐसे सेंटेंस में प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका जो स्किल है वो बढ़ सके। यहाँ पे लिखा हुआ था टीचर कम्स इन हिम, टीचर उसमें आ जाता है जब प्रिंसिपल एब्सेंट होते हैं। अब प्रिंसिपल के पहले आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन में है आपके ए, एन और द। ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, देखिए एन तो लगने से रहा, क्योंकि एन का साउंड वॉवेल का साउंड होना चाहिए था, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा, या तो ए या तो द। ठीक है, जो लोग ए के चुनेंगे वो ये मान लें कि ए चुनने पर इसका मतलब है आपने इसके साथ वाले नाउन को, जो यहाँ पर नाउन होगा, वो इंडेफिनिट नाउन बना दी है।
तो ये नाउन रहा। क्या ये नाउन आपका इंडेफिनिट है? इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रिंसिपल कह रहे हैं ना इसको, टीचर क्यों नहीं कह रहे, आप इसको कोई चीज क्यों नहीं कह रहे। इसका मतलब आप जानते हैं, जब जानते हैं तो ए और एन दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। एन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, रूल के खिलाफ चला गया। ए लगाने के लिए आपको इसको इंडेफिनिट बनाना होगा, नाम ले रहा है तो इंडेफिनिट हो नहीं पाएगा, इसलिए ए भी गया, इसलिए यहाँ पर दा ही सही है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है आपसे कि, चलिए मिटा दिया जाए पहले, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझे, तब तक मैं अगला रूल आपको पढ़कर बता देता हूं। तो अगला रूल है कि द का यूज जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, तो बहुत आता है सेंटेंस में। 7th रूल, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, या सीधा सीधा मैं रूल लिख देता हूं, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना आने के बाद फिर से वही चीज आएगी, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट। मतलब ये दोनों रूल एक साथ सेंटेंस में आते हैं, एक क्लॉज में ये और एक क्लॉज में अगला सेक्शन बनता है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री द सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उधर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। जैसे सेंटेंस, बड़ा फेमस सेंटेंस है, द more you read, more you learn, ठीक है। the more you read, more you learn, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा और पांचवा पार्ट आप बन के, मानी 5 पार्ट नहीं होते, 4 ही होते हैं, तो ये चौथा पार्ट नो एरर, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और वो नो एरर वाला पार्ट चौथा। तो आपको बताना है रूल पढ़कर कि इस पूरे सेंटेंस में कहाँ गलती है, ठीक है। तो रूल फिर से पढ़ लीजिए। रूल कहता है दा आना चाहिए, उसके जस्ट नेक्स्ट तुरंत बगल में कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, और यही जो कंसेप्ट है इतना, यही आगे आना चाहिए। आइए मिला लेते हैं। दा आया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है। आपको हमने कंपैरेटिव डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाई थी। जिन लोगों को ना समझ में आया हो यहाँ पर कैसे कंपैरेटिव डिग्री, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं या प्लेलिस्ट में जाकर कंपैरेटिव डिग्री वाला चैप्टर जरूर पढ़ लें। ये रहा आपका यू सब्जेक्ट, ये रही आपकी वर्ब, ठीक है। तो ये पूरा तो सही उतरा हुआ है। क्या अगला वाला जो कंसेप्ट है वो उतरा हुआ है? क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए, गायब है। कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, आ गई है। सब्जेक्ट आना चाहिए, आ गया है। वर्ब आनी चाहिए, इसका मतलब दा नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये वाला गलत है, ये गलती है इसमें, यहाँ पर दा का यूज होना चाहिए। समझ में आई बात, है ना, कि दा जरूर लगेगा। बड़ा फेमस है। इसमें मीनिंग क्या है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, ठीक है। कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूजन और इसमें मजाक के तौर पर नया इसका स्लैंग बना दिए हैं और कहते हैं द मोर यू रीड द मोर यू कंफ्यूज, है ना दोस्तों। पर ऐसा नहीं है, लेकिन यही रूल और यही जो स्लैंग है सही है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको। आइए देखते हैं जरा क्या है ये 7 जो है, प्लीज आप जो है अच्छे से पढ़ें। बाकी जो है आप अगर नहीं भी अच्छे से पढ़ पाते हैं या रह जाता है तो माइंड नहीं होगा, लेकिन ये 7 रूल बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आइए जैसे अब शुरू होगा यूनिक चीजें, है ना। जैसे 8वां रूल यूनिक चीजों के साथ, यूनिक चीजों के साथ। यूनिक चीजों से मैं एक एक लिखता जाऊंगा और आपको वहां पर बताता जाऊंगा, ठीक है। जैसे यूनिक चीजें जैसे क्या हो सकती हैं, जैसे
अर्थ, है ना, पृथ्वी, कोई ग्रह, सूरज, चांद, ये सब क्या हैं, ये सब आपके यूनिक चीजों में आते हैं। तो सेंटेंस में अगर कोई ऐसे लिखता है अर्थ तो सही है, या कोई लिखता है द अर्थ तो सही है। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये बहुत ज्यादा है, जल्दी से मैं आपको समझा दूं, वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको। ये समझिए सेंटेंस ही है। सेंटेंस लिखा हो अर्थ इज राउंड, या अर्थ इज फ्लैट, या अर्थ इज एन ओएच शेप, तो आपको क्या करना है, दा लगाना ही पड़ेगा। ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता जाता हूं और आप वहां पर जितनी भी नदियां हैं फेमस, उनके नाम के पहले लगाना है द गंगा, द यमुना। गंगा रॉन्ग है, यमुना रॉन्ग है, ब्रह्मपुत्र रॉन्ग है। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, ये सब किसी भी सी के नाम के पहले, सी समझते हैं, सी का मतलब होता है सागर, किसी भी सी का नाम आता है तो भी आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। जैसे द रेड सी, है ना, द इंडियन, द मेडिटेरियन सी, द अरेबियन सी, ये सब भी आपको देखने होंगे, इस पे दा लगाना होगा। जैसे ओशियन, ओशियन क्या होता है, ओशियन जैसे इंडियन ओशियन रॉन्ग है, द इंडियन ओशियन होगा। ठीक है, इस तरह है। कैनल, कैनाल जैसे है, जैसे द पनामा, द स्वेज, ये सब, जिस कैनाल का मतलब होता है नहर, है ना, जैसे द स्वेज, द पनामा, ये सब क्या है, नहर है। ठीक है दोस्तों, ये अगर ऐसे आएंगे तो आपको ये सेंटेंस इसको देखना होगा। आइए, जो मैंने बोला है उस पर कोई एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं। जैसे द पनामा कैनाल is the most important area of North America to South America। NA मतलब नॉर्थ अमेरिका और SA का मतलब साउथ अमेरिका। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है द पनामा कैनाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नॉर्थ एरिया टू साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। पनामा नहर जो है एक बेहद इंपॉर्टेंट जगह है नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक के आने का, जो बीच का जो एक बीच में जगह पड़ती है वहां पर पनामा आता है। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पर सही हो गया, क्योंकि ये पनामा नहर के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे द का यूज किया गया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, इसको अगर ना पढ़ा पाया हो, मिस हो गया हो, तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा रूल में कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे दूंगा। जैसे डेजर्ट, डेजर्ट के नामों के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। जैसे द थार, है ना, द सहारा, ये सब। जैसे फिर कोई ट्रेन के नेम है, ट्रेन भी बड़े फेमस, पुष्पक, राजधानी, हिमगिरी, इन सभी के पहले भी लगाना होता है। ठीक, नेशनैलिटी वर्ड्स के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। मतलब अगर किसी लैंग्वेज के पहले अगर आप द का यूज कर देते हैं तो वहां पर आप जो है नेशनैलिटी बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपने लगाने से वो नेशनैलिटी बन जाती है, अदरवाइज वो लैंग्वेज ही रह जाएगी। आइए देख लेते हैं जो बोला है उस पर एक सेंटेंस। फेमस और इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, बाकी ओरली बोले देता हूं। बहुत ज्यादा है ना, इससे आपका वीडियो भी लंबा ना होने पाए, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल ही जाए। नेशनैलिटी के लिए भी आर्टिकल द का आपको यूज करना होगा। जैसे इंग्लिश
can speak the English very fluently. तो आपको बताना है ये सेंटेंस सही है या गलत है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और ये नो एरर का पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है, पहला गलत है या दूसरा या तीसरा या चौथा। आपको बताना है कौन सा बबल भरा जाए, पहला, दूसरा या तीसरा। रूल आप फिर से एक बार देख लें, लिखा हुआ है नेशनैलिटी, मतलब अगर कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। भाषाओं के नाम के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, आर्टिकल द नहीं लगा सकते। और अगर कोई नेशनैलिटी बन रही है, नेशनैलिटी मतलब वहां की नागरिकता बन रही है, तो आप जरूर लगा सकते हैं। कई सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जिस लिखा हुआ है इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन स्पीक द इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। जो अंग्रेज हैं वो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर आप इसको भाषा कह रहे हैं तो ये मीनिंग आ जाएगा अंग्रेजी बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती। रॉन्ग है, अंग्रेजी कैसे कोई बोल सकती है, लेकिन हाँ अंग्रेज कह सकती है। जैसे ही आप इसको अंग्रेज कहेंगे इसका मतलब आपने नेशनैलिटी बना दिया। नेशनैलिटी तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ आप उसमें दा लगाए। इसका मतलब पहला ही पार्ट गलत है, ये बबल को आपको भरना होगा और यहाँ पर आपको दा लगाना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें गलत है, मैंने जानबूझ के आपको दिया ताकि सीख लें। लैंग्वेज के पहले आर्टिकल दा नहीं लगा सकते आप, इसलिए यहाँ पर दा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा गलतियाँ हैं, पार्ट में सेंटेंस नहीं हो सकता था क्योंकि एक से ज़्यादा गलतियाँ नहीं आ सकती। तो इस सेंटेंस में दो गलतियाँ आपने देखी, एक इंग्लिश के पहले दा लगेगा और इस इंग्लिश के पहले दा हटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेशनैलिटी बन रही है और यहाँ पर लैंग्वेज बन रही है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। ओके दोस्तों, तो बेहद इंपॉर्टेंट है 9-10 रूल जो आपने पढ़े हैं और इनके हेल्प से आप कंपटीशन और एकेडमिक में अच्छा जो है नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी से लास्ट में कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों को इससे इंकरेजमेंट मिलता है और हम आप लोगों के लिए सर्विस अच्छे से दे पाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।